नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द इन्फॉर्मपुर में। आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखेंगे यह आपका प्रैक्टिस सेट 5वां है। इससे पहले 4 हम करा चुके हैं, तो उसको भी ज़रूर विजिट करें। तो चलिए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं और इसमें हम सिर्फ जीके जीएस के ही प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ देखेंगे आपका जो जीके जीएस से संबंधित पहला प्रश्न है वो आपका 51 नंबर से शुरू होगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य में वितस्ता के रूप में किया गया है, या फिर ऐसे भी आप समझ लें कि वितस्ता का जो नया नाम है वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे वैदिक साहित्य में उसे वितस्ता कहा गया और वर्तमान में हम उसे किस नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन है व्यास, बी ऑप्शन है रावी, सी ऑप्शन है चिनाब, डी ऑप्शन है झेलम। तो यहाँ पर देखेंगे 51 नंबर का जो प्रश्न है वहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा झेलम नदी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, यानी झेलम नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य में वितस्ता के रूप में किया गया है। और इसका उद्गम स्थल अगर पूछेंगे तो यहाँ पर उद्गम स्थल है इसका शेषनाग झील। ठीक है, शेषनाग झील से इसका उद्गम होता है और यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, इस प्रश्न का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय में किस राज्य में हुआ था। तो महावीर का जन्म बताना है कि किस राज्य में हुआ था। ए ऑप्शन है पंजाब, बी ऑप्शन है गुजरात और सी ऑप्शन है महाराष्ट्र, डी ऑप्शन है बिहार। तो यहाँ पर देखेंगे इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन होगा बिहार। ठीक है, बिहार आपका बिल्कुल सही है। महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था, बिहार में हुआ था। ठीक है, और ये जो महावीर स्वामी है ये 24वें तीर्थंकर हैं, 24वें तीर्थंकर। ठीक, इनका जन्म कहाँ हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था। और जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं वो कौन है, वो आपके ऋषभदेव हो जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे ये 24वें हैं और ऋषभदेव पहले थे। और यहाँ पर इनका जन्म कहाँ होता है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ होता है, बिहार में होता है, बिहार के कुंडग्राम में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारतीय शासकों में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीतियों के लिए जाना जाता है। ए ऑप्शन है बहलोल लोदी, बी ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, सी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, डी ऑप्शन है बलबन। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो आपका सी बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन खिलजी अपनी बाजार नियंत्रण नीतियों के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संप्रदाय सर्वाधिक रूढ़िवादी था। यहाँ पर आपको बताना है जो सर्वाधिक रूढ़िवादी था वो कौन सा सूफी संप्रदाय है। तो ए ऑप्शन है चिश्ती, बी ऑप्शन है कादिरी, सी ऑप्शन है सरवरी कादिरी और डी ऑप्शन है नक्शबंदी। तो यहाँ पर देखेंगे जो 54 नंबर का प्रश्न है उसका राइट आंसर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी जो नक्शबंदी है। ठीक है, नक्शबंदी है यह सूफी संप्रदाय का सबसे रूढ़िवादी था। ठीक है, और इसकी स्थापना यदि पूछता है किसने करी थी तो इसकी स्थापना ख्वाजा बाकी बिल्लाह, ठीक है, बाकी बिल्लाह द्वारा करी गई थी इसकी स्थापना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, नक्शबंदी। ठीक है, रूढ़िवादी था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में शामिल होने का निर्णय लिया था। ए ऑप्शन है 30 जून 1947, बी ऑप्शन है 13 अक्टूबर 1946, सी ऑप्शन है 23 अप्रैल 1947 और डी ऑप्शन है आपका 11 मार्च 1946। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 13 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में सम्मिलित होने का निर्णय लिया था। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे, कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही आपकी अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की गई थी। कब, 24 अगस्त 1946 में। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि इसमें जो है पहले केवल कांग्रेस ही सम्मिलित थी, लेकिन 13 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी शामिल हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे 1912, बी ऑप्शन 1909, सी ऑप्शन 1934 और डी ऑप्शन 1920। तो यहाँ पर 56 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 1920 में।
अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल द्वारा किसके रूप में वर्णित किया गया था? ए ऑप्शन है शांत प्रिय व्यक्ति, बी ऑप्शन है भारतीय अशांति के जनक, और सी ऑप्शन है क्रांतिकारी विचारों के जनक, डी ऑप्शन है भारत के वयोवृद्ध पुरुष। तो यहाँ पर देखेंगे जो 57 नंबर का प्रश्न है उसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय अशांति के जनक, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल द्वारा भारतीय अशांति का जनक कहा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि ऐसे भी पूछ सकते हैं कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वैलेंटाइन चिरोल जो थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा था। अगला प्रश्न देखेंगे, खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किस वर्ष किया था? तो ए ऑप्शन है 1904 में, बी ऑप्शन 1906 में, सी ऑप्शन 1908 में, डी ऑप्शन 1910 में। तो देखेंगे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 1908 हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो किंग्सफोर्ड है, ठीक है, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के न्यायाधीश थे ये। ठीक है, और उन पर 30 अप्रैल 1908 को क्रांतिकारी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो थे, ठीक है, उन्होंने मुजफ्फरपुर में बम फेंका था। ठीक है, लेकिन इसमें ये बच गए थे। इसके बाद में जो प्रफुल्ल चाकी थे, इन्होंने पुलिस से बचने के लिए खुद को गोली मार ली थी, और जबकि खुदीराम बोस थे ये गिरफ्तार हो गए थे। इनको लेकर के एक प्रश्न और आता है कि सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये खुदीराम बोस थे। ठीक है, फांसी पर सबसे कम उम्र में चढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे? तो खुदीराम बोस थे। और फांसी कब हुई, मतलब इनको फांसी कब हुई थी? 11 अगस्त 1908 में फांसी दे दी गई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1908। ठीक, राइट आंसर हो जाएगा आपका 1908। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? यहाँ पर बताना है आपको गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। ए ऑप्शन है चंपारण, बी ऑप्शन है अहमदाबाद, और सी ऑप्शन है खेड़ा, डी ऑप्शन है इलाहाबाद। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी चंपारण में गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ था, और इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और यह किसके लिए किया गया था? तो ये 1917 में किया गया था। 1917 में चंपारण में मतलब चंपारण में जो तिनकठिया पद्धति चलती थी। ठीक है, यानी कि ज़मीन का जो हिस्सा होता था, तो जैसे 20 का जो तिहाई हिस्सा होता था, मतलब 20 का जो 3 हिस्सा होता था, 3 भाग पे उनको नील की खेती करना अनिवार्य था। तो इसीलिए इसी तिनकठिया पद्धति के खिलाफ ही सत्याग्रह किया था, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। और एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है इसी से लेकर के कि जो चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने आवाज़ उठाई थी, तो गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? तो आमंत्रित करने वाले राजकुमार शुक्ल थे। ठीक है, राजकुमार शुक्ल, बहुत पूछा जाता है ये प्रश्न, तो इसको ध्यान रखेंगे। राजकुमार शुक्ल द्वारा इनको बुलाया गया था बिहार। ठीक, तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, चंपारण। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी ने किस वर्ष में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी? आपको असहयोग आंदोलन बताना है। ए ऑप्शन है 1880, बी ऑप्शन है 1900, सी ऑप्शन है 1920, और डी ऑप्शन है 1940। तो यहाँ पर असहयोग आंदोलन की शुरुआत बतानी है आपको। तो जो 60 नंबर का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 1920 में असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया था गांधी जी ने। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे जो 4 फरवरी 1922 होता है, 4 फरवरी 1922। ठीक है, 4 फरवरी 1922 में यूपी का जो गोरखपुर जिला होता है वहाँ पर चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों का एक जुलूस होता है। वहाँ पर मतलब थाने में फिर मतलब आग लगा दी जाती है, जिसमें जो कि 22 सिपाही लगभग उनकी मृत्यु हो जाती है। और इसी से दुखी होकर गांधी जी ने यह जो आंदोलन होता है, असहयोग आंदोलन, इसे वापस ले लेते हैं। ठीक है, कब वापस लेते हैं यह भी पूछा जाता है, तो 12 फरवरी 1922 को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा नियम यह बताता है कि ज्वार भाटा के लिए चंद्रमा और सूर्य की स्थितियां जिम्मेदार होती हैं? ए ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण का नियम, बी ऑप्शन अपवर्तन का नियम, सी ऑप्शन जड़त्व का नियम, और डी ऑप्शन है परावर्तन का नियम। तो यहाँ पर 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है।
अगला प्रश्न देखते हैं, दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? तो यहाँ पर ए ऑप्शन देखेंगे मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन देखेंगे गुजरात, सी है राजस्थान और डी है हरियाणा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपका सी बिल्कुल सही है, यानी कि दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां जो हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? तो राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में यह चोटियां हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? ए ऑप्शन है खैबर दर्रा, बी ऑप्शन है पंगसो दर्रा और सी ऑप्शन है आपका काराकोरम दर्रा, डी ऑप्शन है जोजिला दर्रा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। काराकोरम दर्रा जो है वो भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। ठीक है, कहाँ पर? भारत और चीन के बीच में। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, काराकोरम दर्रा। यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे, शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर बनाते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन दिया है तीसरा, बी ऑप्शन दूसरा, सी ऑप्शन पहला, डी ऑप्शन चौथा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 64 नंबर का वो आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, दूसरा। क्योंकि जो आपके हरे पेड़ पौधे होते हैं वो पहला स्तर होते हैं और फिर उसके बाद में जो शाकाहारी होते हैं वो जो मतलब खाद्य श्रृंखला में सम्मिलित होते हैं तो वो दूसरा स्तर होता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि पेड़ पौधों से संबंधित प्रश्न होता है तो वहाँ पर पहला माना जाता है और फिर यहाँ पर शाकाहारी दूसरा स्तर। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत CITES, ठीक है, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा का हस्ताक्षरकर्ता किस वर्ष बना था? यानी भारत ने कब CITES को हस्ताक्षर पर हस्ताक्षर कब किए थे, किस वर्ष किए थे, यह बताना है। ए ऑप्शन 1980, बी ऑप्शन 1983, सी ऑप्शन 1976 और डी ऑप्शन 1975। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपका सी बिल्कुल सही है, यानी 1976 में। ठीक है, भारत ने CITES पर हस्ताक्षर कब किए थे? 1976। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1976। अगला प्रश्न देखते हैं, विशेष जलवायु परिवर्तन निधि किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो यहाँ पर इसके ऑप्शन है, ए ऑप्शन 1999, बी ऑप्शन है 2000, सी ऑप्शन है 2001, डी ऑप्शन है 2003। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 2001। ठीक, विशेष जलवायु परिवर्तन निधि 2001 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्र भूमि केरल में स्थित है? ए ऑप्शन है नंदुर मध्यमेश्वर, बी ऑप्शन है होकेरा आर्द्र भूमि, सी ऑप्शन है सस्त मकोटा झील और डी ऑप्शन है सैंडी पक्षी अभ्यारण्य। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो सी बिल्कुल सही है, यानी आर्द्र भूमि जो केरल में स्थित है वो कौन सी है? तो आपकी सस्तमकोटा झील है। ठीक है, जो आपकी कहाँ स्थित है? केरल में। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत की विशालतम संरक्षित भूमि है, आर्द्र भूमि है? ठीक है, तो कौन सी सबसे बड़ी है यानी विशालतम है? ए ऑप्शन है वेम्बानाड कोल, ए ऑप्शन है वेम्बानाड कोल और बी ऑप्शन है सुंदरवन, सी ऑप्शन है पुलिकट झील, डी ऑप्शन है गंगा नदी का ऊर्ध्वभाग। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सुंदरवन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जो सुंदरवन है वो भारत का सबसे विशालतम संरक्षित आर्द्र भूमि है। ठीक, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, पेपारा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन मेघालय, बी ऑप्शन पंजाब, सी ऑप्शन केरल, डी ऑप्शन तमिलनाडु। तो यहाँ पर देखेंगे जो 69 का राइट आंसर है वो केरल आपका सही है, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। यानी पेपारा वन्यजीव अभ्यारण्य केरल के तिरुवनंतपुरम में, ठीक है, तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित है और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1938 में। 1938 में इसकी स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर देखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में वन्य जीवों और उनके व्युत्पन्न भागों का अवैध व्यापार को रोकने के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया था? तो यहाँ पर ए ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, बी ऑप्शन है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, सी ऑप्शन है जैविक विविधता अधिनियम 2002 और डी ऑप्शन है वन संरक्षण अधिनियम 1980। तो यहाँ पर जो 70 नंबर का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है कि जो भारतीय संविधान सभा थी उसकी जो हाउस कमेटी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन है के.एम. मुंशी, बी ऑप्शन है बी पट्टाभी सीतारमैया और सी ऑप्शन है जे.बी. कृपलानी, डी ऑप्शन है ए.वी. ठक्कर। तो यहाँ पर जो 71 नंबर का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी पट्टाभी सीतारमैया जो थे वो हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची रिक्त स्थान संविधान से ली गई है, यानी कहाँ के संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची ली गई है? ए ऑप्शन अमेरिका के संविधान से, बी ऑप्शन कनाडा के संविधान से, सी ऑप्शन ब्रिटिश के संविधान से और डी ऑप्शन फ्रांस के संविधान से। तो यहाँ पर जो 72 नंबर का प्रश्न है उसका राइट आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची ली गई है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 73वां प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ यानी केंद्र एवं राज्य के बीच संबंधों से संबंधित है? तो यहाँ पर आपको भाग बताना है। तो यहाँ देखेंगे ए ऑप्शन है आपका भाग 8, बी ऑप्शन है आपका भाग 11, सी ऑप्शन है आपका भाग 7 और डी ऑप्शन है आपका भाग 9। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 73 नंबर का, वो बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी संविधान के भाग 11 में आपका जो संघ और राज्य के मध्य में संबंध होते हैं उससे संबंधित यहाँ पर कानून और नियम बताए गए हैं। तो आपका भाग 11 बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यदि यहाँ पर आपसे अनुच्छेद पूछता है तो 245 से लेकर के 263 तक, ठीक है, केंद्र और राज्य के विधायी संबंधों की चर्चा की गई है 245 से लेकर के 263 तक। तो और अगर भाग पूछता है तो आपका भाग 11 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखेंगे भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 35 वर्ष की आयु को भारत के राष्ट्रपति पद के लिए पात्रता मानदंड के रूप में घोषित करता है? तो आपको वह अनुच्छेद बताना है जिसमें यह वर्णित है कि 35 वर्ष की आयु भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए अनिवार्य है। तो ए ऑप्शन है अनुच्छेद 56, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 62, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 60 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 58। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 58 में ऐसा वर्णित है कि जो भारत का राष्ट्रपति है उस पद के लिए 35 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? आपको वह विकल्प बताना है जो सुमेलित हो। अनुच्छेद 19G क्या कहता है कि शांतिपूर्वक और बिना हथियार के एकत्र होने का अधिकार है। और बी ऑप्शन अनुच्छेद 19A कहता है बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। सी ऑप्शन अनुच्छेद 19E कहता है कि संघ बनाने का अधिकार है। और अनुच्छेद डी कहता है डी ऑप्शन है अनुच्छेद 19B कहता है कि किसी भी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार है। तो यहाँ पर आपको सुमेलित ढूंढना कि कौन सा सुमेलित है। तो 75 नंबर का जो राइट आंसर है वो आपका बी बिल्कुल सही है, यानी अनुच्छेद 19A में यह कहा गया है कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका 19B है, ठीक है, जो 19B है उसमें यह कहा गया कि शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार दिया गया है 19B में आपका। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 75 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपको दिया है किसी आपराधिक कृत्य हेतु, बी ऑप्शन है संविधान का उल्लंघन करने पर, सी ऑप्शन नैतिक पतन हेतु और डी ऑप्शन मानसिक
अस्थिरता हेतु। तो यहाँ पर प्रश्न है कि निम्न में से किस कारण से भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। तो महाभियोग के द्वारा तभी हटाएंगे जब संविधान का उल्लंघन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से एक को छोड़कर अन्य सभी राज्यसभा की शक्तियां हैं, गलत विकल्प को चुनिए। तो ए ऑप्शन देखेंगे, यह संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। बी ऑप्शन आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति देती है। और सी ऑप्शन सामान्य विधेयकों पर विचार करके उन्हें पारित करती है और धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करती है। डी ऑप्शन प्रश्न पूछकर तथा संकल्प और प्रस्ताव प्रस्तुत करके कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। तो यहाँ पर 77 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति देती है, यह गलत है। ठीक है, यानी आपातकाल की घोषणा को यह स्वीकृति नहीं देती है। तो यहाँ पर 77 नंबर का जो राइट आंसर है वो आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में आपसे गलत विकल्प चुनने के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है। यानी भारत में कानून बनाने का जो अंतिम अधिकार होता है वह किसके पास होता है। ए ऑप्शन प्रधानमंत्री के पास, बी ऑप्शन राष्ट्रपति के पास, और सी ऑप्शन संसद के पास, और डी ऑप्शन राज्यपाल के पास। तो यहाँ पर देखेंगे कि संसद आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, यानी कि भारत में कानून बनाने का जो अंतिम अधिकार होता है वो किसके पास होता है, संसद के पास, क्योंकि संसद में जो प्रतिनिधि बैठते हैं वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं। और कानून ऐसा कहा गया है कि मतलब जनता का शासन, जनता पर जो शासन होता है वो जनता का होता है। तो उन्हीं के प्रतिनिधि कहाँ पर होते हैं, संसद में होते हैं। इसीलिए भारत में कानून बनाने का जो अंतिम अधिकार है वो किसके पास है, संसद के पास। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार रिक्त स्थान के आदेश पर बगैर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया नहीं जा सकता। तो यानी किसके आदेश के बिना। पति, बी ऑप्शन महान्यायवादी, सी ऑप्शन प्रधानमंत्री, और डी ऑप्शन है आपका उपराष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के आदेश के बगैर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया नहीं जा सकता, यानी राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य होती है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है। तो यहाँ पर आपको अनुच्छेद चुनना है। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 42, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 44, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 38, और डी ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 45। तो यहाँ पर देखेंगे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी अनुच्छेद 38। ठीक है, अनुच्छेद 38 क्या होता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना होता है। तो यहाँ पर 38 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहीं पर अगर हम 42 देखें तो यहाँ पर काम की न्याय संगत और मनवोचित दशाएं जो होती हैं उनका मतलब उनकी सहायता का उपबंध करता है ये 42। अगला देखेंगे यहाँ पर जो 44 नंबर का है, तो ये नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता तैयार करता है। तो यहाँ पर 44 नंबर में नागरिकों के लिए समान संहिता से संबंधित है। और ये 45 जो है आपका वो 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध करता है। कौन, अनुच्छेद 45। तो यहाँ पर इस प्रश्न से संबंधित जो राइट आंसर है वो आपका सी बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 38। अगला प्रश्न देखते हैं, राशि के मापन और उसकी इकाई का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ए ऑप्शन है दाब पास्कल, बी ऑप्शन है द्रव्यमान किलोग्राम, सी ऑप्शन है तापमान केल्विन, और डी ऑप्शन है वजन घन मीटर। तो यहाँ पर 81 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी इसमें आपसे युग्म सुमेलित नहीं, यानी गलत पूछा है। तो गलत कौन सा है, वजन, यानी इसमें कहा गया कि वजन को घन मीटर से मापते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर दाब पास्कल में मापन होता है, इसका इकाई पास्कल होती है, और द्रव्यमान की इकाई क्या होती है, किलोग्राम, और तापमान की केल्विन होती है। और जबकि वजन है जो आपका, तो यहाँ पर देखेंगे वजन का क्या होता है, आपका वजन जो होता है उसकी इकाई क्या होती है, न्यूटन। ठीक है, न्यूटन होती है। तो घन मीटर आपका गलत है।
तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक पाइप में बहने वाले द्रव्य के प्रवाह की गति और एक पाइप में बहने वाले द्रव के प्रवाह की गति और दर को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का क्या नाम है? ए ऑप्शन मैक मीटर, बी ऑप्शन वेंचुरी मीटर और सी ऑप्शन ओडोमीटर और डी ऑप्शन क्रायोमीटर। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो वेंचुरी मीटर यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक अश्व शक्ति लगभग रिक्त स्थान है वॉट के बराबर होती है। ए ऑप्शन है आपका 1000 वॉट, बी ऑप्शन है 746 वॉट और सी ऑप्शन है 500 वॉट और डी ऑप्शन है 250 वॉट। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर 83 का हो जाएगा वो 746 यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु में उत्पन्न हुई विकृति उस पर लागू किए दबाव के सीधे समानुपातिक होती है, इसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन डॉलर का नियम, बी ऑप्शन हुक का नियम, सी ऑप्शन मिलर का नियम, डी ऑप्शन केपलर का नियम। तो यहाँ पर जो 84 नंबर का प्रश्न है उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका हुक का नियम। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे किसी वस्तु में उत्पन्न हुई विकृति उस पर लागू किए गए दबाव के सीधे समानुपातिक होती है, इसे क्या कहते हैं? आपका हुक का नियम कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य पृथ्वी को किस माध्यम द्वारा ऊर्जा देता है? यानी सूर्य पृथ्वी को किस माध्यम द्वारा ऊष्मा देता है? यहाँ पर ऊष्मा देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन देखेंगे आपका संवहन द्वारा, बी ऑप्शन है चालन द्वारा, सी ऑप्शन है विकिरण द्वारा, डी ऑप्शन है विखंडन द्वारा। तो सूर्य पृथ्वी को किस माध्यम से ऊष्मा देता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विकिरण द्वारा। ठीक है, सूर्य पृथ्वी को ऊष्मा कैसे देता है? तो विकिरण द्वारा सूर्य पृथ्वी को ऊष्मा देता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक विजातीय मिश्रण है? ए ऑप्शन है विलयन, बी ऑप्शन है निलंबन, सी ऑप्शन है विलयन तथा निलंबन दोनों, डी ऑप्शन ना ही विलयन और ना ही निलंबन। तो यहाँ पर जो 86 नंबर का प्रश्न है उसका राइट आंसर आपका बी सही हो जाएगा, यानी निलंबन है जो एक विजातीय मिश्रण है। अगला प्रश्न देखेंगे, समस्थानिक के अस्तित्व का सुझाव 1913 में सबसे पहले रेडियो केमिस्ट, तो यहाँ पर रिक्त स्थान है ने दिया था। किसने दिया था? ए ऑप्शन है फ्रेडरिक सॉडी, बी ऑप्शन है कार्ल डी एंडरसन और सी ऑप्शन है अर्नेस्ट रदरफोर्ड और डी ऑप्शन है जोसेफ प्रिस्टली। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्रेडरिक सॉडी। ठीक है, फ्रेडरिक सॉडी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। और यहाँ पर देख लेंगे प्रश्न एक बार और देख लेंगे क्या है। समस्थानिक के अस्तित्व का सुझाव 1913 में सबसे पहले रेडियो केमिस्ट फ्रेडरिक सॉडी ने दिया था। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाए, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दाता परमाणु नहीं है? यानी निम्नलिखित में से कौन दाता परमाणु नहीं है? ए ऑप्शन है फास्फोरस, बी ऑप्शन है एंटीमनी और सी ऑप्शन है आर्सेनिक, डी ऑप्शन है एल्युमिनियम। तो यहाँ पर 88 नंबर का जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी एल्युमिनियम एक परमाणु नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए ऑप्शन है आपका आधुनिक आवर्त सारणी में 15 स्तंभ होते हैं, बी ऑप्शन है किसी आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाते हुए प्रत्येक तत्व में उससे पहले वाले तत्व से एक प्रोटॉन अधिक होता है, सी ऑप्शन है आधुनिक आवर्त सारणी की पंक्तियों को आवर्त कहते हैं और डी ऑप्शन है आधुनिक आवर्त सारणी के स्तंभों को समूह कहते हैं। तो यहाँ पर जो 89 नंबर का क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी आधुनिक आवर्त सारणी में 15 स्तंभ होते हैं। ये गलत है क्योंकि स्तंभ टोटल कितने होते हैं? तो 18 स्तंभ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन ही आपका गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से उस मिश्र धातु की पहचान करें जिसमें सीसा यानी लेड एक घटक होता है। ए ऑप्शन है अल्निको, बी ऑप्शन है सोल्डर, सी ऑप्शन है निकेल, डी ऑप्शन है कंस्टेंटन।
ठीक है, कॉन्स्टेंटन। तो यहाँ पर 90 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, शोल्डर। अगला प्रश्न देखते हैं, ओनिरोलॉजी। ओनिरोलॉजी अध्ययन है तो किसका अध्ययन है? यहाँ पर देखेंगे ए ऑप्शन है सपनों का, बी ऑप्शन जानवरों का, सी ऑप्शन फूलों का और डी ऑप्शन है कीड़ों का। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ओनिरोलॉजी जो है वो आपके सपनों के अध्ययन को बोलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, मानव शरीर में वसा और प्रोटीन के पृथक्करण, बंधन, संकुलन और वितरण का कार्य किस स्थान पर होता है? ए ऑप्शन है पेरोक्सीसोम में, बी ऑप्शन है गोल्जी कॉय में, सी ऑप्शन है अंतःप्रद्रवी जालिका में और डी ऑप्शन है लाइसोसोम। तो यहाँ पर किस स्थान पर होता है? तो 92 का जो राइट आंसर है वो आपका बी ऑप्शन गाल्जी कॉय बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पौधों में जाइलम की उपस्थिति से निम्नलिखित में से क्या होता है? ए ऑप्शन जल का वहन होता है, बी ऑप्शन खाद्य पदार्थ का वहन होता है, सी ऑप्शन अमीनो अम्ल का वहन होता है और डी ऑप्शन ऑक्सीजन का वहन होता है। तो यहाँ पर 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी जाइलम की उपस्थिति से जल का वहन होता है पौधों में। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? ए ऑप्शन है ट्रिप्सिन, बी ऑप्शन है पेप्सिन, सी ऑप्शन है एमाइलेज और डी ऑप्शन है रेनिन। तो यहाँ पर 94 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका एमाइलेज हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, लार में एमाइलेज एंजाइम मौजूद रहता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मनुष्य की निम्नलिखित में से कौन सी जनन गड़बड़ी लिंग से जुड़ी होती है? ए ऑप्शन है पुटीय तंतुमयता और बी ऑप्शन है होमोफीलिया, सी ऑप्शन है वर्णहीनता, डी ऑप्शन है PKU। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हीमोफीलिया सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस जगत यानी किंगडम से संबंधित जीवों की कोशिकाओं में नाभिकीय यानी न्यूक्लियर झिल्ली अनुपस्थित होती है, यानी न्यूक्लियर झिल्ली किसमें नहीं होती है? ए ऑप्शन मोनेरा, बी ऑप्शन प्रजीव यानी प्रोटिस्टा, सी ऑप्शन कवक यानी फंगी और डी ऑप्शन वनस्पति। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका मोनेरा हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसमें नाभिकीय यानी न्यूक्लियर झिल्ली नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंचुए के अग्रभाग पर मुख एवं रिक्त स्थान होते हैं तो क्या होते हैं? ए ऑप्शन है आपका पर्यायिक, बी ऑप्शन है विखंड, सी ऑप्शन है परोमुख और डी ऑप्शन है शूक। तो यहाँ पर 97 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी बिल्कुल सही है, यानी परोमुख। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कैटल फिश। ठीक है, जो कैटल फिश है वो किस संघ से संबंधित है? तो यहाँ पर देखेंगे जो कैटल फिश है वो किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है एकिनोडर्मेटा, बी ऑप्शन है पाइसीज और सी ऑप्शन है मोलस्का, डी ऑप्शन है एनेलिडा। तो यहाँ पर 98 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आपका मोलस्का यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कैटल फिश है वो किससे संबंधित है? मोलस्का से, मोलस्का संघ से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे 99, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? ए ऑप्शन लीवर, बी ऑप्शन थायराइड, सी ऑप्शन पीयूष और डी ऑप्शन लार ग्रंथि। तो यहाँ पर जो 99 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर आपका राइट आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लीवर होता है मानव शरीर में वह सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक सर्वदाता ब्लड ग्रुप क्या होता है? ए ऑप्शन है बी ऑप्शन AB, सी ऑप्शन है ए और डी ऑप्शन है O। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपका डी बिल्कुल सही है, यानी जो ब्लड ग्रुप O होता है वो सर्वदाता होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में पूर्वजों की पूजा से संबंधित त्योहार मी दम मी फी मनाया जाता है? ए ऑप्शन ओडिशा, बी ऑप्शन असम, सी ऑप्शन मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी असम में आपका क्या होता है? पूर्वजों की पूजा से संबंधित होता है, मी दम मी फी मनाया जाता है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, असम।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य उनके मूल स्थान के साथ मेल नहीं खाता? ए ऑप्शन मोहिनी अट्टम केरल, बी ऑप्शन सतरिया असम, सी ऑप्शन कुचिपुड़ी ओडिशा और डी ऑप्शन भरतनाट्यम तमिलनाडु। तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वह बताना है। तो 102 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आपका सी बिल्कुल हो जाएगा कि कुचिपुड़ी ओडिशा। तो यहाँ पर देखेंगे जो कुचिपुड़ी है, ठीक है, वो उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, बल्कि यह कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो जो कुचिपुड़ी है यह आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है क्या, कुचिपुड़ी। और यहाँ पर ये तो दिया ही है, मोहिनी अट्टम कहाँ का, केरल का है, सत्तारिया कहाँ का, असम का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है 103, निम्नलिखित में से किस राज्य में भित्ति चित्र एक लोकप्रिय कला का रूप है? तो ए ऑप्शन है कर्नाटक, बी ऑप्शन नागालैंड, सी ऑप्शन हरियाणा और डी ऑप्शन महाराष्ट्र। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हरियाणा हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी हरियाणा राज्य में जो भित्ति चित्र एक लोकप्रिय कला का रूप है हरियाणा का। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरुंधति रॉय द्वारा नहीं लिखी गई है? कौन सी पुस्तक ऐसी है जो अरुंधति द्वारा नहीं लिखी गई है? ए ऑप्शन है कैपिटलिज्म, बी ऑप्शन है एन ऑर्डिनरी पर्सन्स गाइड टू एम्पायर, सी ऑप्शन है प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, डी ऑप्शन है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस जो है वो पुस्तक किसके द्वारा नहीं लिखी गई है? तो अरुंधति राय द्वारा यह पुस्तक नहीं लिखी गई है, और बाकी सारी किसने लिखी है? अरुंधति राय ने लिखी है। ठीक है, और यह पुस्तक अगर पूछा जाए कि प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस है तो यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये मुल्क राज आनंद जी के द्वारा लिखी गई और यह एक उपन्यास है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? तो ए ऑप्शन 12 जुलाई, बी ऑप्शन 5 सितंबर, सी ऑप्शन 1 सितंबर और डी ऑप्शन 7 मई। तो यहाँ पर 105 का जो राइट आंसर हो जाए, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन मैंने शायद सितंबर बोला था, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका 1 दिसंबर है। तो यहाँ पर 105 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ठीक है, तो आपका राइट आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लता मंगेशकर को रिक्त स्थान में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो किस वर्ष किया गया था वह आपको बताना है। ए ऑप्शन 1997, बी ऑप्शन 2001, सी ऑप्शन 1999 और डी ऑप्शन है आपका 2003। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, अगर यहीं पर आपसे पद्म विभूषण पूछा जाए तो 1999 में पद्म विभूषण दिया गया था। ठीक है, इनको लता मंगेशकर जी को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड्स किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? ए ऑप्शन है राजनीति एवं नीति निर्माण के लिए, बी ऑप्शन बाल कल्याण एवं महिला सशक्तिकरण के लिए, सी ऑप्शन पर्यावरण एवं कृषि संबंधी विकास के लिए, डी ऑप्शन निगमित यानी कारपोरेट प्रशासन एवं स्थायित्व के लिए। तो यहाँ पर जो 107 नंबर का क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी निगमित कारपोरेट प्रशासन एवं स्थायित्व के लिए ही प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड्स दिया जाता है। ठीक है, उसमें योगदान के लिए। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा एकमात्र वर्ष है जिस वर्ष भारत ने हॉकी विश्व कप जीता था? तो ए ऑप्शन है 1975, बी ऑप्शन 1973, सी ऑप्शन 1971 और डी ऑप्शन 1980। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए बिल्कुल सही है, यानी 1975 में भारत ने हॉकी में विश्व कप जीता था। अगला प्रश्न है, मणिपुर के संगोल कांगजेई खेल को इस खेल के प्रति उत्साही लोगों द्वारा दुनिया भर में रिक्त स्थान के रूप में अनुकूल किया गया है। ए ऑप्शन पोलो, बी ऑप्शन असिक्रीडा यानी फेसिंग और सी ऑप्शन रग्बी, डी ऑप्शन जूडो। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी पोलो के लिए। ठीक है, पोलो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है,
घूम मठ तो कहाँ पर स्थित है, यह आपको बताना है। ए ऑप्शन है नामची में, बी ऑप्शन है गंगटोक में, सी ऑप्शन है दार्जिलिंग में और डी ऑप्शन है कलिम्पोंग में। तो यहाँ पर 110 का जो राइट आंसर है आपका, वो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी दार्जिलिंग में घूम मठ स्थित है। कहाँ पर स्थित है, दार्जिलिंग में। अगला प्रश्न है बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था, तो किसने संगठित किया था, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका दिया है राजेंद्र प्रसाद जी ने, बी ऑप्शन है ब्रज किशोर प्रसाद ने और सी ऑप्शन है आपका महेश नारायण ने और डी ऑप्शन है आपका हसन ईमान ने। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद ने बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। 1908 में छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई थी, तो किस पर रोक लगाई थी, ए ऑप्शन वन उत्पाद के स्वतंत्र उपयोग पर, बी ऑप्शन वनों को जलाने पर, सी ऑप्शन बैठ बेकारी पर और डी ऑप्शन खूंट कट्टी भूमि व्यवस्था पर। तो यहाँ पर 112 का जो राइट आंसर है वो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी बैठ बेकारी पर रोक लगाई थी। ठीक है, बैठ बेकारी पर। अगला प्रश्न देखेंगे, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है, बौद्ध मठ, बी ऑप्शन देवदूतों की भूमि, सी ऑप्शन आर्य प्रदेश और डी ऑप्शन हरियाली का प्रदेश। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बौद्ध मठ। बिहार का मतलब क्या होता है, बौद्ध मठ। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या कितनी है, ए ऑप्शन है आपका 9, बी ऑप्शन 12, सी ऑप्शन 13, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपका ए सही है, यानी बिहार में कुल प्रमंडल कितने हैं, तो 9 हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना की राजनीति निम्नलिखित राज्य में होती है, ए ऑप्शन बिहार में, बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन आंध्र प्रदेश में और डी ऑप्शन महाराष्ट्र में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर भी आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी बिहार में जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना की राजनीति होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, अप्रैल 2023 में संपीड़ित बायोगैस का वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो ए ऑप्शन है आपका ग्वालियर, बी ऑप्शन है गांधीनगर, सी ऑप्शन है दिल्ली, डी ऑप्शन है गुवाहाटी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 116 का, वो आपका दिल्ली सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो अप्रैल 2023 में जो संपीड़ित बायोगैस का वैश्विक सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था, आपका दिल्ली में। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्रीष्म ऋतु में पानी की कमी की समस्या का समाधान के लिए, प्रश्न देखते हैं, ग्रीष्म ऋतु में पानी की कमी की समस्या के समाधान के लिए किस राज्य ने देश का पहला जल बजट जारी किया, ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश ने, बी ऑप्शन राजस्थान ने, सी ऑप्शन केरल ने और डी ऑप्शन महाराष्ट्र ने। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी केरल ने। ठीक है, केरल ने सबसे पहले जल बजट पेश किया। अगला प्रश्न देखेंगे, अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्रियान्वयन के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन कर्नाटक, सी ऑप्शन तमिलनाडु, डी ऑप्शन तेलंगाना। तो यहाँ पर जो 118 नंबर का क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कर्नाटक बिल्कुल सही है। अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्रियान्वयन के लिए कर्नाटक राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने कब से हाइड्रोजन चलित ट्रेनों की शुरुआत करने की घोषणा की है, ए ऑप्शन दिसंबर 2023, बी ऑप्शन दिसंबर 2024, सी ऑप्शन दिसंबर 2025 और डी ऑप्शन दिसंबर 2026। तो यहाँ पर 119 का राइट आंसर आपका ए बिल्कुल सही है, यानी दिसंबर 2023 से शुरू हो जाएगा, यहाँ पर ऐसी घोषणा करी गई है। तो आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक 2 फरवरी 2023 को कहाँ पर हुई थी, ए ऑप्शन मुंबई में, बी ऑप्शन गोवा में, सी ऑप्शन नई दिल्ली में, डी ऑप्शन गुवाहाटी में। तो इसका राइट आंसर आपका डी सही हो जाएगा, यानी गुवाहाटी में
2 फरवरी 2023 को बैठक हुई थी, पहली बैठक, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और यह आज का अंतिम प्रश्न था। उम्मीद करते हैं यह जो पूरा प्रैक्टिस सेट है और जीके जीएस के जो प्रश्न हैं वो आपकी परीक्षा में हेल्पफुल रहेंगे। तो वीडियो को पूरा देखेंगे, यदि पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।